अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जो भी था वो ड्राइंग रूम में बड़े सुकून से दाखिल हुआ था। वालेकुम सलाम। नबील जो ड्राइंग रूम की मगरबी दीवार पे लगी एक बहुत ही खूबसूरत मगर इंतहाई उदास सा मंजर पेश करती पेंटिंग देख रहा था। दिलावर की आवाज़ पे फ़ौरन उसकी तरफ पलटा और उसके सलाम का जवाब देते हुए उसके करीब आ गया। आज बड़ा दिल चाह रहा था कि तुम्हें गले लगा के मिलूं, इसलिए देख लो बेवक्त चला आया हूँ। नबील ने दिलावर से बगलगीर होने के लिए खुद ही बाजू फैला दिए थे और दिलावर उसकी बात पे हैरान होता उसके गले लग गया। आज ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारा गले मिलने को दिल चाह रहा था और तुम्हें बेवक्त आना पड़ा? दिलावर ने गले मिलते ही सवाल किए। इतने में गुल और अलीज़े भी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई थीं। ज़रा ज़ोर से भेंचो ताकि मुझे पता तो चले कि मैं दिलावरे से गले मिल रहा हूँ। नबील की बातें ही अजीब सी हो रही थी। दिलावर ने फ़ौरन ही महसूस किया। क्यों, वैसे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दिलावर के गले मिल रहे हो? दिलावर ने उससे अलग होते हुए पूछा था और नबील आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। यकीन है यार, सब यकीन है, तुम पे ही तो यकीन है। नबील ने उसका हाथ थपका। किस बात का? दिलावर ने सवालिया नज़रों से देखा। इस बात का सिर्फ तुम ही तो हो जो नबील हयात को सच्चे दिल से चाहते हो, अपना समझते हो और उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हो। लेकिन आज देखो, मैं भी कुछ कर गुजरा हूँ। नबील ने मोमना बीबी की तरफ इशारा किया और दिलावर उसके इशारे पे चौंक गया। क्या मतलब, क्या किया है तुमने? उसने इतने तशवीश भरे अंदाज पे नबील एक बार फिर तंजिया सा मुस्कुराया। अरे डोंट वरी यार, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ निकाह किया और निकाह करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? नबील ने बड़े रिलैक्स से अंदाज में कहते हुए लापरवाही जाहिर की। क्या निकाह? दिलावर के दिमाग पे चोट पड़ी थी। उसने करंट खा के नबील की तरफ देखा। हाँ निकाह, मैंने मोमना बीबी से निकाह कर लिया, घर बसा लिए, तुम्हारी तरह मुबारकबाद दो मुझे। नबील की बात पे दिलावर का चेहरा तारीक पड़ गया। उसे यूं लगा जैसे उसका पूरा जिस्म नीलो नील हो गया और उसकी साथ खड़े खड़े रेत के ढेर में तब्दील हो गई हो। वो ढह जाने को था जब अलीज़े आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पहलू में आ खड़ी और उसका कंधा दिलावर के बाजू से टच हुआ, जिस पे उसने चौंक कर खाली खाली नज़रों से अलीज़े की सिम देखा। अलीज़े भी नबील की बात पे बहुत शौक नज़र आ रही थी। नबील? दिलावर के होंठ ज़रा से हिले। अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देनी है। नबील बहुत ही हल्के फुल्के और फ्रेश मूड में नज़र आने की कोशिश कर रहा था। गुड न्यूज़? दिलावर के बस होंठ हिल रहे थे, अलबत्ता समझ कुछ नहीं आ रहा था। हाँ गुड न्यूज़, अब्दुल्ला के हवाले से, नबील ने बेहद आहिस्तगी से कहा। नबील ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट रहा है। दिलावर की हालत उस वक्त बहुत ही अजीब सी हो रही थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो उस वक्त किसी दलदल पे खड़ा हो, लम्हा बलम्हा उस दलदल में धंस रहा और उसके पास उससे बचने का कोई रास्ता ना हो। मैं मुश्किल ज़ुबान में तो नहीं बता रहा, आसान सी उर्दू है यार। मेरी तरफ से गुड न्यूज़ थी कि मैंने आज चंद घंटे पहले मोमना से निकाह कर लिया और अब्दुल्ला की तरफ से ये गुड न्यूज़ है कि जरी कोमा से होश में आ गई है, वो अब ठीक है। नबील ने यके बाद दीगरे धमाके कर डाले थे और दिलावर उसके इन धमाकों से धजी धजी बिखर गया था, जबकि अलीज़े बुरी तरह चौंकी। क्या सरी होश में आ गई? अलीज़े के चेहरे पे बेपनाह खुशी उमटी थी और उसने बड़े बेसाख्ता और बड़े बेताब से अंदाज में पूछा, जिस पे उल्टा नबील ने अलीज़े को हैरानी से देखा कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है और अलीज़े भी उसके ये हैरत आमेज़ तासुरात थाम गई थी कि वो उसे इस तरह क्यों देख रहा है और उसकी आंखों में क्या सवाल हलकोरे ले रहा है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ था कि अलीज़े बेख्तियार हो गई थी। जरी मेरी दुश्मन नहीं है और ना ही मेरे लिए गैर है। जरी मेरी अपनी है, मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, बहन है मेरी वो। और अब्दुल्ला भाई मेरे मामू ज़ात भाई हैं, मैं उनकी फूफी आसिया अफंदी की बेटी हूँ। मुझे उस बदनसीब की खुशी नहीं होगी तो और किसकी होगी? उसके दर्द, उसकी तकलीफ़ की तड़प मुझे नहीं होगी तो क्या आप दोनों को होगी? आप दोनों जो अपने अपने जज्बात में चलकर अपने अपने दिलों की तस्कीन के लिए न जाने क्या क्या करते फिर रहे हैं। कभी कोई लव मैरिज कर लेते और कभी कोई कोर्ट मैरिज, और फिर भी दोनों के दोनों पाक साफ और नेक के नेक। कमाल है, हमें तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत इस तरह भी होती है। ऐसी मोहब्बत तो बंदा ज़िंदगी में कई बार कर ले और फिर भी टेंशन फ्री रहे। आप दोनों की तरह आइंदा अगर किसी ने मोहब्बत करनी हुई तो उनको, आप दोनों को एड्रेस मैं दूंगी और कहूँगी मोहब्बत से निपटने के लिए नए और अनोखे तरीके सीखने के लिए आपके पास क्लासेस लें और माहिर हो जाएं मोहब्बत किसी और से और निकाह किसी और से करने में। क्यों, है ना सच्ची बात? करना चाहिए ना ऐसा? अलीज़े ने नबील की हैरत दूर करते करते उन दोनों को एक ऐसे कटहरे में खड़ा कर दिया जहां उन दोनों के पास चुप के सिवा और कुछ भी नहीं था। क्यों नबील भाई, कुछ गलत कहा है मैंने? कुछ गलत कहा है, मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगी। अलीज़े ने नबील पे सवाल दागा था और साथ ही एक नज़र अपने बराबर खड़े दिलावर को देखा।
आप लोगों ने मोहब्बत नहीं की, बस मोहब्बत करने की कोशिश की और आप इस कोशिश में नाकाम हुए, इसलिए अपनी अपनी जगह पे चुप साध के बैठ गए हैं। अलबत्ता जो इस कोशिश में कामयाब हुई है वो इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पे पड़ी आपकी तरह नई ज़िंदगी के मज़े नहीं लूट रही। अलीज़े के लहजे में तंज, तमस्खर और काट के अलावा कुछ था। वो दोनों हकीकतन कुछ नहीं बोल पाए और अपनी जगह पे खड़े रह गए। बहरहाल फिर भी आपकी इस कोशिश पे मैं आपको दाद देती हूँ और कुछ ना सही आपने कोशिश तो की, वरना मेरे और मोमना जैसे लोग तो ये भी नहीं करते। आज अलीज़े वो लहजा और वो ज़ुबान बोल रही थी जिसका उसे ढंग ही नहीं आता था और सुनने वाले हैरान हो रहे थे। खैर कोई बात नहीं, जिसने बर्बाद होना था वो तो होगी। आप बैठे नबील भाई, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत की खुशी में मैं आपको अपने हाथों से बनी चाय पिलवाती हूँ और आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। अलीज़े कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी वक्त हो रहा है, हमें अब घर चलना चाहिए। नबील की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। टाइम? हाँ, टाइम तो वाकई हो रहा है, मगर अब आप आ ही गए हैं तो बैठिए भी, इतनी सी देर में क्या हो जाएगा भला, सिर्फ चाय तो तैयार करनी है। अलीज़े लापरवाही से कंधे उचकाए, मगर नबील भला उस वक्त चाय पीने की पोजीशन में कब था। उसकी तो भूख प्यास अलीज़े ने उड़ा के रख दी थी। नहीं, हम चलते हैं अब, बस ये बेखबर था, मैं इससे ख़बर देने के लिए आया था कि कल को ये एतराज़ ना करे कि मैंने इसे बताया नहीं। अब बता दिया, इसलिए उम्मीद है कि इसे कोई एतराज़ नहीं होगा, लिहाजा आप इजाज़त चाहता हूँ, आप भी आराम करें, अल्लाह हाफ़िज़। नबील दिलावर की तरफ इशारा करके कहता हुआ मोमना का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गया और वो दोनों वहीं खड़े देखते रह गए। मुबारक हो नबील, हयात आपका दोस्त ही निकला। अलीज़े एक और तंजिया नश्तर फेंकती हुई वहाँ से चली गई और कुदरत की इस सितम ज़रीफ़ी पे धुआं धुआं होने वाला दिलावर शाह वहीं का वहीं सोफे पे ढह गया था। अदील अभी सोने की नीयत से अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसके मोबाइल रिंग बजने लगी। उसने सरहाने रखा मोबाइल निकाल कर देखा, उसकी स्क्रीन पे मदिया का नंबर जगमगा रहा था। मदिया? इस वक्त मदिया की कॉल देखकर सख्त हैरानी हुई, मगर उस हैरानी के बावजूद उसे फ़ौरन कॉल भी रिसीव करनी पड़ी। हेलो, उसका हेलो भी हैरत लिए हुए था। अस्सलाम वालेकुम, मदिया ने बड़ी मुश्किल से सलाम की रस्म निभाई। वालेकुम सलाम, मदिया आप ठीक तो हैं ना? अदील अपने बिस्तर पे उठ बैठा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मदिया की आवाज़ काफ़ी रोंदी हुई सी लग रही थी, जिस पे अदील को मज़ीद तशवीश हुई। इस वक्त उसने वॉल क्लॉक की सिम देखा जहाँ रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। हाँ इस वक्त तो रवि। मदिया ने कभी भी उससे इस तरह की कोई ज़िद नहीं की थी और आज अगर की थी तो बहुत ही दो टोक और सरकश से अंदाज में की थी, जिस पे अदील जज्बस हो गया। लेकिन मदिया टाइम? अदील प्लीज़, मैं इस वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे, अगर नहीं मिल सकते तो फिर ज़िंदगी भर ना मिलना। मदिया ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और अदील परेशान हो उठा, क्योंकि वो जानता था कि वो किस तरह की जज्बाती और जुनूनी किस्म की लड़की है। अगर वो वाकई ना गया तो न जाने क्या कर बैठे, क्योंकि उसके जुनून की एक दो झलक तो वो पहले भी देख चुका था। उफ खुदाया, न जाने क्या हो गया इस लड़की को, अल्लाह खैर करे, सब खैरियत ही हो। अदील मजबूरन कंबल हटा कर उठा और जूते पहनकर खड़ा हो गया। मोबाइल जेब पे डाला और जर्सी पहनकर बाइक की चाबी उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। कौन है? बाहर खटके की आवाज़ पे आबदा खातून ने फ़ौरन अंदर से आवाज़ दी। अम्मी मैं हूँ, मैं ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा। अदील काफ़ी उजलत में लग रहा था और उसकी आवाज़ पर मरियम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? मरियम पहले की डसी हुई थी, उसे वो वक्त याद आ गया था जब पहले भी एक बार यूँ ही अदील कुछ देर बाद आ जाने का कहकर गया था, मगर एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। बस एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। वो बाइक निकालने की गर्ज से बाइक की तरफ बढ़ा। ऐसा कौन सा काम है जो आपको यूँ आधी रात को याद आ गया? मरियम भी उसके पीछे सेल में निकल आई। मरियम मैं आकर बताऊँगा प्लीज़। उसने उजलत में निकल जाना चाहा। नहीं, आप इस तरह बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाना है बता कर जाना है, मरियम ने इंतहाई ज़िद्दी लहजे में कहा था और अदील को उजलत के बावजूद रुकना पड़ गया। मुझे मदिया की कॉल आई थी, वो कुछ परेशान है, उसने बुलाया इसलिए जा रहा हूँ। उसे आखिर बताना ही पड़ा। मदिया की कॉल? वो भी इस वक्त? मरियम भी चौंकी। हाँ मुझे भी तो इस बात की परेशानी है कि उसने इस वक्त कॉल क्यों की और क्यों बुलाया है। अदील कहकर बैरूनी दरवाजे का लॉक खोलने लगा। हाँ ठीक है आप जाइए, लेकिन प्लीज़ घर के नंबर पे मैसेज या 2 मिनट की कॉल करके खैरियत ज़रूर बता दीजिएगा। मरियम ने दरवाज़ा खोलकर बाइक बाहर निकालते अदील को ताकीद की और उसने इस बात में सर हिला दिया। और हाँ अम्मी को भी बता देना, वो भी पूछ रही थी। वो कह के दरवाज़ा अबूर कर गया था और मरियम दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। वो गाड़ी की स्टीयरिंग पे सर रखे बेआवाज़ रो रही थी जब अचानक उसके मोबाइल पे रिंग बजी और उसने चौंक कर मोबाइल उठा लिया।
हेलो, उसने बेहद आहिस्तगी से हेलो कहा। कहाँ हैं आप? मैं आ रहा हूँ। अदील शायद बाइक पे था, इसलिए हैंड फ्री के माउथ पीस से उसकी आवाज़ के साथ हवा का शोर भी सुनाई दे रहा था। मैं रोड पे हूँ, अपनी गाड़ी में, तुम्हारे घर से ज़रा फासले पे, मदिया ने अपने आंसुओं पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बताया। किस साइड पे? लेफ़्ट साइड पे। मदिया उसे जगह का बताती गई और अदील ने सीधा उसकी गाड़ी के करीब आकर ब्रेक लगाई और बहुत तेज़ी से अपनी बाइक से उतर आया और इतने में मदिया भी उसे देखकर गाड़ी से नीचे उतर आई। मदिया, आप ठीक तो हैं? रात के इस पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अदील के लहजे में बेपनाह तशवीश थी और मदिया जो बार बार अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसके इतने परेशान कुन अपनायत आमेज सवाल पे बेसाख्ता सर झुकाने पे मजबूर होगी। मदिया, अदील को लम्हा बलम्हा मज़ीद परेशानी और तशवीश हो रही थी, क्योंकि मदिया का ऐसा अंदाज़, ऐसा रवैया, ऐसा रूप वो पहली मर्तबा देख रहा था। उसने कभी भी इस तरह का कोई तजस्सुस क्रिएट नहीं किया और आज अगर किया था तो उसे वाकई परेशानी घेरे में ले रही थी। अदील, हमारा घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हमारे घर में तो पहले ही कोई सुकून, कोई खुशी नहीं थी, मगर अब तो और भी वीरानी छा गई, मनहूस हो गया हमारा घर। मदिया उसके पुकारने पे उसकी तरफ पलटती हुई रो पड़ी थी और अदील ने उसे ना समझी से सवालिया नज़रों से देखा। मदिया प्लीज़, क्या हुआ? आखिर आप साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मेरा परेशानी के मारे दिमाग माफ हो चुका है। अदील ज़रा झुंझला के बोला। क्या बताऊं और किस तरह बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने घर की तबाही का किस्सा बयान कर सकूं और बता सकूं किसी को कि क्या हुआ है हमारे साथ। मदिया अपनी गाड़ी से टेक लगाए दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बेतहाशा रो रही थी। नबील साहब और आंटी तो ठीक है ना? अदील का पहला ख्याल उनकी तरफ ही गया। हाँ, सब ठीक है, मगर सबकी किस्मत ख़राब है और जिनकी किस्मत ख़राब हो वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते, वो लोग कभी सुकून से नहीं रह सकते। इसलिए हम लोग भी कभी खुश नहीं हो सकते और ना ही कभी सुकून से रह सकते हैं। सोचा था दिलावर भाई के हवाले से कोई खुशी मिलेगी, मगर उन्होंने अपनी पसंद से बिना बताए निकाह करके हमेशा के लिए हैरत में डाल दिया और हमने सारी उम्मीदों का रुख नबील भाई की तरफ मोड़ दिया और बाकी रह जाने वाली उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर ली थी। मगर आज उन्होंने भी सब कुछ जलाकर राख कर डाला। जब उन्होंने भी वही झंडा लहराया जो दिलावर भाई ने लहराया, आज उन्होंने भी निकाह कर लिया। मदिया कहते कहते सिसक रही थी, बिलक रही थी और अदील दम बखुद सा रह गया। नबील साहब ने निकाह कर लिया? इतना अचानक, मगर क्यों? अदील को वाकई धचका लगा। हाँ, निकाह कर लिया, वो भी मलिक हक नवाज की 27वीं मोमना बीबी के साथ, जिसको उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से अपने घर में पनाह दे रखी थी। और आज उन्होंने वही घर मोमना बीबी को सौंप दिया, अपना सब कुछ उसे दे दिया है, सब कुछ, अपना आप भी। जरी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उसका इंतज़ार भी नहीं किया। और आज जरी भी होश में आ गई है और मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकी। आखिर किस मुंह से जाती उसके सामने? हम लोगों ने उसे दिया ही क्या है भला? हमें उसकी परवाह कब है? हम सब ने तो उसे जीते जी मार डाला है उसे। मदिया रोते रोते चीख उठी थी और अदील पे साख्ता घबरा गया। मदिया प्लीज़ बस करें, हम लोग इस वक्त रोड पे खड़े हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज़ सब्र से और हौसले से काम लें। अदील ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। सब्र कैसे करूं? सब्र किस चीज़ का सब्र? बात सिर्फ इतनी सी होती तो शायद सब्र भी आ जाता, मगर यहाँ तो कोई एक नहीं, पूरा घर बर्बाद हुआ है। नदिया का सब्र और बर्दाश्त आज जवाब दे चुके थे और वो बात पे बफर रही थी, बिलक रही थी। पूरा घर? क्या मतलब? क्या हुआ है? क्या कोई और भी मसला है? अदील, मसला नहीं हुआ, मसले की हद हो गई है। मामा और बाबा की डाइवोर्स हो गई है, वो हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। बाबा ने घर छोड़ दिया। वो यूं ही गाड़ी से टेक लगाए रोती हुई नीचे बैठ गई थी और अदील एक और इंकशाफ पे दम बखुद सा रह गया। डाइवोर्स? उसकी समातों पे ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह बरसा था और उसमें मदिया की सिसकियाँ और हिचकियाँ अलग ज़रबें लगा रही थी। ओए होए, यहाँ क्या सीन चल रहा है? सो रोमांटिक यार। करीब से ही 3-4 लड़कों की आवाज़ें और मायने खेज सी सीटियाँ बजाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और अदील को जैसे करंट छू गया। उसने यकदम पलट कर उन लड़कों की तरफ देखा। क्या बात है यार, क्या मान नहीं रही? विकी ने आंख दबाते हुए इंतहाई खबासत से कहा और अदील के तन बदन में खून की लहर दौड़ गई। वो सर से पांव तक गुस्से और गज़बनाकी से सुलग उठा था। यू शट अप, तमीज़ नहीं है तुम लोगों को? कौन क्या कर रहा है? तुम लोगों को क्या तकलीफ है? आखिर अपने काम से काम रखो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अदील ने मदिया के ख्याल से ज़रा जब्त से काम लेते हुए उन्हें मुनासिब अल्फाज में वहाँ से जाने का कहा। अरे यार, गुस्सा क्यों करते हो? हम तो बस इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर नहीं मान रही तो हम हाजिर हैं, पूरी हेल्प करेंगे तुम्हारी, और हिस्सा आधा। कामी ने विकी से भी ज़्यादा खबासत का मुजाहरा किया था और अदील की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। तुम गाड़ी में बैठो, उसने मदिया को इंतहाई सख्ती और आहिस्तगी से गाड़ी में बैठने का कहा। अदील, आप
मदिया भी उसके तेवर देखकर रोना धोना भूल गई, लेकिन अदील इतने में उन लड़कों की तरफ पलट चुका था। अदील प्लीज़ स्टॉप इट, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कोई और परेशानी क्रिएट मत करें। मदिया पीछे से ऊंची आवाज़ में चीखी और अदील के कदम ना चाहते भी रुक गए थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि मदिया हकीकतन कितनी परेशान और अपसेट है। उसके किसी भी जज्बाती इक़दाम पर कोई भी नया मसला खड़ा हो सकता था, मगर उसके रुक जाने पे उन लड़कों ने एकदम ज़ोरदार कहके लगाते हुए हूटिंग करना शुरू कर दी। वाह, बड़ा असर रखती है यार, थोड़ा सा हम पे भी सही। क्यों जोदत, क्या ख्याल है तुम्हारा? विकी ने अपने खबीज़ ख्यालात में अपने एक और खबीज़ दोस्त को शामिल किया था, जो उन लोगों से बेजार और उकताया हुआ सा ज़रा दूर उनसे हट के खड़ा था। विकी प्लीज़ छोड़ ये तमाशा, चल यहाँ से। जोदत नशे के बावजूद खासी उकताहट का शिकार नज़र आ रहा था। हाँ, छोड़ने को दिल ही तो नहीं चाह रहा, चीज़ ही कुछ ऐसी है, मिल बांट के खाने वाली। उसका इशारा मदिया की तरफ था और अदील का जब जवाब दे गया वो एकदम गुस्से से पागल होता तीर किसी तेज़ी से उन लड़कों की तरफ लपका और उस विक्की नामी लड़के को गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ओ तेरी तो! उसने अदील को कोई गाली देना चाही, लेकिन अदील के ज़ोरदार घूंसे ने उसके मुंह से फूटने वाली गाली को उसके गले में ही घुसा दिया। अरे यार, चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो रात के इस पैर इतनी खूबसूरत लड़की के साथ लेकर सड़कों पे रोमांस करता फिर है और ऊपर से किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। कामी भी विक्की की खातिर अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ मैदान में कूद पड़ा। क्या तो तुम लोग अपनी मंगेतरों, अपनी बीवियों और अपनी माँ बहनों को दूसरों के साथ शेयर करते हो? अदील ने अपनी तरफ बढ़ते कामी को भी इंतहाई जोरदार धिक्के से नीचे पटक दिया। बेगैरत घरों के बेगैरत लोगो तुम! अदील उनको मारते हुए धाड़ रहा था और उसकी बात पे जोदत का मीटर भी घूम गया। फिर वो तीनों थे और उससे निपटने के लिए वो अकेला। प्लीज़ छोड़ दो इसे अदील, प्लीज़ बस करो। मदिया लपक के पास आई थी और उसने अदील के शिकंजे में दबोचे जोदत को छुड़ाने की कोशिश की। जोदत की गर्दन के गिर्द अदील का बाजू किसी फंदे की तरह लिपटा हुआ था और जोदत की आंखें बाहर को उबल रही थीं। और किसी मामले में नहीं, सिर्फ इतनी सी बात पे तुम्हारी गैरत जाग उठी है, हालांकि गैरत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है तुम में। अदील जो मुंह में आ रहा था वो उन्हें बकता जा रहा था। देखो, छोड़ दो इसे, वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। विकी ने खून ख्वार से लहजे में कहते हुए झपट कर मदिया का बाजू पकड़ लिया और अदील मदिया का बाजू उस खबीस लड़के की गिरफ्त में देकर बेबस हो गया और मजबूरन उसने जोदत की गर्दन को परे झटक दिया। अब चुपचाप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, ये लड़की हमारे साथ जाएगी, यही तुम्हारी सजा है। विक्की और कामी ने मदिया के दोनों बाजू अपनी अपनी गिरफ्त में दबोच रखे थे और अदील को वहाँ से चले जाने की वार्निंग दी थी, मगर इससे पहले कि अदील कोई और तरीका आजमाता, इतने में दूर से ही पुलिस जीप की सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी और मदिया ने उन लड़कों को पुलिस के ख्याल से यकदम चौंकते देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उन दोनों ने फ़ौरन उसके बाजू छोड़ दिए थे, क्योंकि सायरन की आवाज़ और भी करीब आती जा रही थी। जोदत, चलो निकलो यहाँ से। विकी ने लपक के जोदत को संभाला। वो तो हम निकल ही रहे हैं, मगर मिस्टर अदील, इतना याद रखना, गैरत और बेगैरती का बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब निकलता है तुम्हारी तरफ। तैयार है ना, हम एक चक्कर फिर लगाएंगे। जोदत ने जाते जाते उसे वार्निंग दी थी और अदील ने उनकी तरफ से रुख ही फेर लिया और उनके जाते ही पुलिस जीप भी उनके पास से सन्नाटे से गुजर गई, जबकि मदिया उस नए हंगामे और उस नई मुसीबत से चकराते हुए दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोती हुई अदील से लिपट गई थी। मदिया, अदील उसकी इस बेबस और बेख्तियार सी हरकत पे धक से रह गया। अदील प्लीज़, ये दुनिया, ये लोग, ये माहौल सब बहुत गंदे है, बहुत गलीज़ है, मुझे नफरत होगी है सबसे। हर तरफ हवस ही हवस है, हर कोई नफ्स का सताया हुआ फिर है, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। प्लीज़ मुझे अपना लो, मुझे छुपा लो अपनी बाहों में, मैं हमेशा हमेशा के लिए छुप जाना चाहती हूँ। वो उसके सीने से लगी रोते हुए कह रही थी और अदील उसकी ख्वाहिश पे सर से पाँव तक धड़क उठा था और उसी धड़कन की शिद्दत के डर से उसने मदिया को फ़ौरन बहुत नरमी और बहुत ही एहतियात के साथ खुद से अलग कर दिया। इस वक्त बहुत रात हो रही है मदिया, और रात के वक्त घर से बाहर रहना लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं होता, इसलिए प्लीज़ अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। अदील ने उसके कंधों को थपकते हुए उसे समझाने की कोशिश की और मदिया ने उसकी बात के जवाब में सर झुका दिया, इसलिए अदील ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसे फ्रंट सीट पे बिठाया। कुछ दूर एक जनरल स्टोर था, वहाँ उसने अपनी बाइक पार्क की और मदिया की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। नबील सख्त बेचैनी के आलम में घर के लॉन में टहल रहा था। आज का दिन बहुत ही हंगामा खेज और तबाहकुन साबित हुआ था। बहुत कुछ देखते ही देखते पलट के रह गया और वो सब खाली हाथ रह गए। हर किसी पे कोई ना कोई क़यामत टूटी थी और कोई ना कोई इंकशाफ पेश आया था, जिसकी वजह से सबके दिलो दिमाग ही ज़लज़ले की ज़िद में थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब इतना अचानक कैसे हो गया।
فائزہ بیگم اپنے بیڈ روم میں بند تھی، مومنہ نبیل کے بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت پہ حیران پریشان ہو رہی تھی۔ مدیہ نہ جانے کب سے گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک نہیں آئی تھی، اور نبیل لان میں ٹہلتا ہوا ہر طرف سے سوچوں میں گھرا قطرہ قطرہ موم کی طرح پگھل کر ختم ہو رہا تھا، لیکن ابھی پوری طرح سے پگھل کر ختم نہیں ہوا تھا کہ باہر گیٹ پر مدیہ کی گاڑی کا ہارن بجا۔ نبیل نے بے ساختہ اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 2:15 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ نبیل کو ٹائم دیکھ کر سخت خفگی محسوس ہوئی اور وہ چوکیدار کے گیٹ کھولنے تک خود بھی ڈرائیو وے کے قریب آ گیا، لیکن مدیہ کے بجائے کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر نبیل کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، اور اتنے میں گاڑی عین اس کے سامنے آ رکی اور اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے شو روم کا مینیجر عدیل عمر نیازی مدیہ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عدیل نے بے حد شائستگی سے سلام کرتے ہوئے نبیل کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا۔ نبیل نے بہت مرے مرے انداز میں تھام کر سلام کی رسم نبھائی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ اور اس کی آواز بھی جیسے کہیں دب چکے تھے۔ سر، میں آپ کی فیلنگز اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، ایک نہیں بلکہ 5 بہنیں، اس لیے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ بہنوں کے معاملے میں آدمی کی فیلنگز اور سوچیں کیا ہوتی ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے۔ ان کے حوالے سے انسان بہت ہی حساس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن آپ کی عزت ہر طرح سے محفوظ ہے۔ آپ کی عزت سر آنکھوں پہ میں جتنا آپ کا احترام کرتا ہوں اتنا ہی مس مدیہ کا بھی احترام کرتا ہوں، اس لیے پلیز آپ اس وقت کچھ بھی غلط مت سوچیے گا۔ مس مدیہ کچھ پریشان تھی، ڈپریشن کا شکار تھی، رو رہی تھی کہ وہیں کچھ آوارہ لوفر لڑکوں سے ٹکراؤ ہو گیا اور مجبوراً بڑی مشکل سے بچاؤ کے بعد مجھے ان کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے آنا پڑا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے انہیں خیریت سے بحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا اور مجھے آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ عدیل نیت کا سچا کھرا تھا، اس لیے اس نے بات بھی سچے اور کھرے طریقے سے کہ جس پہ نبیل کے دل و دماغ پہ اتر آنے والا بوجھ خود بخود ہی کہیں دور ہٹ گیا اور وہ اندر ہی اندر ریلیکس ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ، تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ اگر ہر مرد ایسی ہی سوچ رکھنے لگے تو یہ دنیا غلاظت سے ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جائے گی، پھر میرے جیسے کسی بھی بھائی کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ستائے گی۔ نبیل نے عدیل کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے سراہا تھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اوکے سر، مجھے اجازت دیجیے، میں اب چلتا ہوں، میرے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عدیل نے اس سے اجازت طلب کی۔ لیکن گھر جاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس تو نہ گاڑی ہے نہ بائک، اور اس وقت تو کہیں سے کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ نبیل کو فکر ہوئی۔ ڈونٹ وری سر، کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جائے گا۔ عدیل نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ سبب بنائے تو بنتا ہے نا، تم ٹھہرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر دیتا ہے۔ نبیل کہہ کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف پلٹ گیا اور عدیل اسے روکتا رہ گیا، مگر وہ نہیں رکا۔ تھینک یو۔ عدیل اپنے دھیان میں سر جھکائے کھڑا تھا جب مدیہ آہستگی سے گاڑی سے اتر کر اس کے برابر ہی آ کھڑی ہوئی اور عدیل نے چونک کر اس کی سم دیکھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تھینکس، مگر کس لیے؟ عدیل نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے بحفاظت گھر پہنچانے کے لیے۔ ہاں، آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس کو بحفاظت گھر پہنچایا، آپ کو یا اپنے آپ کو؟ وہ کہتے ہوئے مبہم سا مسکرایا اور مدیہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بات بدل گئی۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس سے اندازہ تھا کہ جتنی چوٹیں ان لڑکوں کو آئی تھی اتنی عدیل کو بھی آئی تھی، آخر وہ 3 تھے اور وہ اکیلا۔ آئی تو ہے، مگر اب مرہم کون لگائے؟ آپ سے تو مرہم کی امید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے تو پہلی بار گھر آئے مہمان کو چائے کا بھی نہیں پوچھا، اور اتنی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے گھر بھیج نہیں ہے۔ عدیل نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کے لیے شکوہ کیا، اور مدیہ اپنی اس کوتاہی پہ یکدم سر اٹھا کر دیکھنے پہ مجبور ہو گئی تھی، اور عدیل اس کے اس طرح دیکھنے پہ بھی سختہ ہنس پڑا۔ تھینک یو، میں نے پی لی چائے، اس نے مدیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذومعنی بات کی، اور مدیہ نے شرم سے جھجکتے ہوئے پلکیں جھکا لیں۔ لو، ڈرائیور آ گیا۔ نبیل ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا، اور نہ جانے کیوں مدیہ اور عدیل کو ایک ساتھ برابر کھڑے دیکھ کر نبیل کے قدم ذرا سے توقف کے لیے ٹھہرے تھے، اور ایک خیال تھا جو اس کی عقل کو چھو کے گزر گیا، مگر وہ اس پہ کچھ بول نہیں سکا، مگر دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ عدیل اس سے ہاتھ ملانے کے بعد ان دونوں کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر نبیل کے لیے ایک نئی سوچ چھوڑ گیا تھا۔ وہ ابھی سو کر اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، کوئی اجنبی سا نمبر تھا، اس لیے مجبوراً اسے کال ریسیو کرنا پڑی۔ السلام علیکم، اس نے بڑے شائستہ لہجے میں سلام کیا، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی۔ ملک اسد اللہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بہت ہی نپی تلی سی آواز سنائی تھی، اور دلاور کے ماتھے پہ بل پڑ کے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس نے کال کیوں کی ہے۔ لیجیے، کیجیے بات، میں سن رہا ہوں۔
दिलावर का लहजा उससे भी ज़्यादा सख्त और सपाट हो चुका था। तुम जानते हो कि कल मलिक हक नवाज के केस की आखिरी पेशी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कल अदालत ना जाओ। मलिक असदुल्ला ने वही बात कही जिसकी दिलावर को उम्मीद थी। वजह यह है कि तुम्हारे जाने से मलिक हक नवाज को सज़ा होगी। फिर तो मुझे कल हर हाल में जाना चाहिए ना, क्योंकि आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज़ है, दिलावर ने तमस्खर से कहा। देखो दिलावर शाह, हम चाहते थे कि तुमसे बात करके मामला सुलझा लें, मगर लगता है कि मामला इस तरह नहीं सुलझेगा। हमें अपने रंग में आकर अपना आप दिखाना होगा। मलिक असदुल्ला के लहजे में सरासर धमकी थी, और वो था कि धमकियों से डरता ही नहीं था। आपने मेरा रंग भी नहीं देखा मलिक असदुल्ला साहब। मैंने मोमना बीबी से वादा किया था कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और मैं उसे इंसाफ दिला कर ही रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान से क्यों ना खेलना पड़े। दिलावर भी अपनी बात का और अपनी ज़िद का कितना पक्का है, यह मलिक असदुल्ला भी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए ज़रा नरमी इख्तियार कर ली थी। देखो, हम मोमना बीबी को अपनाने के लिए तैयार हैं। हम मलिक हक नवाज का निकाह पढ़वा देंगे उसके साथ। मलिक असदुल्ला ने नया रास्ता इख्तियार किया और एक नई चाल चली। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मोमना बीबी का निकाह हो चुका है, और उसका शोहर इतनी हैसियत ज़रूर रखता है कि आप लोगों से टक्कर ले सके, इसलिए मलिक हक नवाज की बख्शिश का ख्याल दिल से निकाल दें। वो ज़लील इंसान अब तमाम उम्र जेल में ही सड़ेगा, क्योंकि उसने एक मोमना बीबी की नहीं बल्कि कई और औरतों और लड़कियों की इज्जत भी तबाह की है, और अब वक्त है कि खुदा की तरफ से उस पर अज़ाब नाज़िल हो। दिलावर खासा छुपा के बोल रहा था, और मलिक असदुल्ला उस नए इंकशाफ पे दंग रह गया। अल्लाह हाफिज़ मलिक साहब, कल अदालत में मुलाकात होगी। दिलावर ने फ़ोन बंद करना चाहा। ठहरो दिलावर शाह, कहिए, वो रोक गया। तुम्हारा आखिरी फ़ैसला क्या है? मेरा आखिरी फ़ैसला मलिक हक नवाज की सज़ा है, मेरा आखिरी फ़ैसला मोमना बीबी का इंसाफ है, और मेरा आखिरी फ़ैसला कल अदालत जाना है। और इस काम से मुझे अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई और ताकत नहीं रोक सकती, और उम्मीद है कि मेरी ये बात आप लोगों के ज़हन में काफ़ी अच्छी तरह बैठ चुकी होगी, इसलिए अब अल्लाह हाफिज़। उसने फिर फ़ोन बंद करने की कोशिश की। रुको दिलावर शाह, देखो एक बात भी सोच लो, हमारे पास फैसले की घड़ी बस यही है। इसके बाद ना हम तुमसे कुछ कहेंगे, ना ही तुम्हें सुनने की ज़हमत उठाना पड़ेगी। मलिक असदुल्ला ने उसे वक्त देना चाहा था। मैंने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर ही कहा है, इसलिए अब आप भी समझ जाइए। वो हनूज दो टोक बात कर रहा था। ओके दिलावर शाह, रब रखा, मलिक असदुल्ला ने कहकर फ़ोन ही बंद कर दिया, और दिलावर ने अपना मोबाइल बंद होते ही बेड पे उछाल दिया और खुद उठकर वार्डरोब खोल ली। क्या ढूंढ रहे हो? अपना मूड ऑफ होने के बावजूद उसे वार्डरोब में मौजूद कपड़ों को उलट पुलट कर देख कर अली से रह नहीं सकी, और बिलाखिर पूछ ही लिया, अपना ऑफ वाइट शलवार सूट। दिलावर बहुत बेजार कुन लहजे में बोला, क्यों शलवार सूट क्यों? तुमने कोर्ट नहीं जाना? अलीज़े को हैरत हुई थी, क्योंकि वो सुबह के वक्त शलवार सूट ज़रा कम ही पहनता। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? कब्रिस्तान। दिलावर का जवाब चौंका देने वाला था। क्या कब्रिस्तान? मगर क्यों? अलीज़े ठटक गई, और दिलावर उसके सवाल पे धीमा पड़ गया। अपने माँ बाप से मिलने, अपनों से मिलने। उसका लहजा बहुत ही नरम और बहुत ही पिघला हुआ सा लगने लगा। क्यों? यूँ सुबह सुबह उठते ही कैसे ख्याल आ गया उनका? अलीज़े का न जाने क्यों बार बार उसे सवाल करने को दिल चाह रहा था। रात को ख्वाब में देखा था उनको। अम्मा बहुत रो रही थी और बाबा भी उदास थे, इसलिए आज मैंने सबसे पहला काम यही करना है, उनसे मिलने के लिए जाना है, बाकी के काम बाद में होते रहेंगे। दिलावर का अपना लबो लहजा भी काफ़ी उदास लग रहा था, और अलीज़े कहते कहते रुक गई, मगर वो भांप चुका था कि वो कुछ कहना चाहती है। कहो, क्या कहना चाहती हो? दिलावर ने उसे कहने पे उकसाया। नहीं, कुछ नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई आगे बढ़ाई और वार्डरोब के लास्ट वाले हिस्से से दिलावर का ऑफ वाइट खद्दर का सूट निकालकर उसके सामने कर दिया। प्लीज़ अलीज़े, जो कहना है वो साफ साफ कह दो, मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा। वो बहुत उदास, मायूस और मलूल सा लग रहा था। अलीज़े ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जा सकती हूँ, तुम्हारे बाबा वगैरह की कब्रों पे फातिहा ख्वानी के लिए? अलीज़े ने बहुत आहिस्तगी से पूछा, और उसका सवाल ऐसा था कि दिलावर उसे मना नहीं कर सका। क्यों? तुम क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आज मुझे भी अपने मामा और पापा बहुत याद आ रहे हैं। आज अगर वो नहीं मिल सके तो तुम्हारे अम्मा पापा से तो मिल सकती हूँ। मेरे लिए तो वो भी मामा और पापा जैसे ही है ना। अलीज़े की बात पे दिलावर ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मामा और पापा जैसे? उसने ज़ेरे लब बुड़बुड़ा के कहा। हाँ, मामा और पापा जैसे, क्योंकि वो तुम्हारे मामा और पापा हैं, इसलिए मेरे लिए भी तो वो मामा और पापा ही है ना। और अलीज़े की बात पे दिलावर उसे देखता रह गया कि उसने कितनी अपनायत करी और कितनी गहरी बात कही थी। क्या बात है, क्या मैं नहीं जा सकती?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे कपड़े चेंज करने तक तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं। दिलावर उसे कहकर वहाँ से हट गया और अलीज़े के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट तोड़ गई। उसे दिलावर के पापा और बतूल शाह की कब्रों पे जाने का सोचकर बहुत अच्छा फील हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से चेंज करके बड़ी सी स्याह रंग की चादर ओढ़कर फ़ौरन तैयार होगी और वो दोनों बाकायदा बावज़ू होकर घर से निकले। क्या कब्रों पे चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाएंगे? अलीज़े ने ड्राइव करते दिलावर के चेहरे की सीम देखा। हाँ, मिल जाएंगे। क्या जरी की कब्र पे चढ़ाने के लिए भी फूल मिल जाएंगे? उसने एक और तीर फेंका। अलीज़े, दिलावर ने लब खींच लिए। तो इसमें गलत क्या है भला? जरी भी तो तकरीबन मर ही चुकी है ना, क्या हुआ जो वो बेहोशी से ज़रा होश में आ गई है? अलीज़े बड़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहती हो ना? नहीं, मैं जरी को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। तुमसे इस मामले को लेकर अलीज़े और जरी में इंसाफ करवाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी इंसाफ परस्त आदमी हो। अलीज़े ने उसे चैलेंज किया और दिलावर ने एक गहरी सांस खींची थी, जैसे उसने भी कोई इरादा बांध लिया हो। ठीक है, आज तुम्हें जिस चीज़ का यकीन नहीं है उस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, लेकिन ये यकीन तुम्हें ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार दिलवाऊंगा। उसके बाद ज़िंदगी में कभी मुझसे किसी ऐसे यकीन की उम्मीद मत रखना। आओ मेरे साथ। दिलावर ने बहुत ही पथरीले और सपाट से अंदाज में कहते हुए कब्रिस्तान के बाहर वाले एरिया में एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाए और गाड़ी से उतर आया। मजबूरन उसके पीछे अलीज़े को भी उतरना पड़ा और दिलावर उसके उतरते ही फूल खरीदने में लग गया। ताज़ा फूलों के 2 अलग अलग शॉपर्स लेने के बाद वो वापस उसकी तरफ पलट आया। ये लो, ये जरी की कब्र पे चढ़ाने के लिए और ये अम्मा और बाबा की कब्रों पे चढ़ाने के लिए। उसने दोनों शॉपर अलीज़े को थमा दिए और अलीज़े ने चुपचाप थाम भी लिए। आओ, वो कहते हुए कब्रिस्तान के छोटे से जालीदार सब्ज रंग के गेट की तरफ बढ़ा, मगर अभी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा। एसपी कामरान मेहदी की कॉल थी, मगर वो कब्रिस्तान में खड़े होकर फ़ोन नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने एसपी कामरान मेहदी की कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मगर उसके डिस्कनेक्ट करने के बावजूद एसपी कामरान मेहदी ने दोबारा कॉल की और दिलावर ने दोबारा डिस्कनेक्ट कर डाली, बल्कि और तो और मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर वापस जेब में रख लिया और अलीज़े का हाथ पकड़कर ऊंची नीची जगहों से गुजरता हुआ तकरीबन कब्रिस्तान के वस्त में आ गया और एक साथ बनी 3 कब्रों के पास रुक गया। ये है मेरे बाबा की कब्र। उसने सबसे पहले कब्र की तरफ इशारा किया। बाबर शाह वल्द मंसूर हुसैन शाह। अलीज़े ने उनका नाम पढ़ा था और मंसूर हुसैन शाह के नाम पे दिलावर के चेहरे की तरफ देखा, जो दुख और अज़ियत से धुएं की तरह हो रहा था। ये है मेरी अम्मा की कब्र। उसने दूसरी कब्र की तरफ इशारा किया। बतूल शाह वल्द मंसूर हुसैन शाह। अलीज़े बतूल शाह का नाम पढ़कर दंग रह गई थी। बतूल शाह वल्द मंसूर हुसैन शाह। उसने दोबारा और फिर सहबात पढ़ा। बतूल शाह वल्द मंसूर हुसैन शाह। उसके लब बार बार हिल रहे थे, मगर हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ड्राइवर, वो जैसे किसी पाताल से बोली। हाँ, ये सच है, ये हकीकत है। बतूल शाह मेरी माँ से, लेकिन कब्र के इस कुत्ते पर आकर मेरी फूफी बन जाती हैं, क्योंकि वो मेरे बाबा की सगी बहन थी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ थी। आज भी, कल भी और क़यामत के रोज़ भी वो मेरी माँ ही रहेंगी। वो मेरी माँ की हैसियत से और मैं उनके बेटे की हैसियत से पहचाना जाऊँगा। दिलावर ने बड़े मजबूत लहजे में इतराफ़ किया, मगर अलीज़े के कदमों तले से ज़मीन सी रखी। तो क्या ड्राइवर के माँ बाप दोनों ही नहीं थे? वो महज अपनी फूफी के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहा था। अलीज़े के दिल पे हाथ पड़ा था और ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने ड्राइवर से हमदर्दी महसूस हुई थी। इतनी हमदर्दी कि आंखों के गोशे नम होते हुए महसूस हुए। और ये है मेरी अम्मी की कब्र। उसने बाबर शाह की कब्र के दाएं साइड वाली कब्र की तरफ इशारा किया। फिरदौस शाह ज़ौजाए बाबर शाह। अलीज़े ने दिलावर की माँ का नाम पढ़ा और फिर गुमसुम सी होकर रह गई। उसके लिए ये इंकशाफ कुछ कम नहीं था कि बतूल शाह दिलावर की माँ नहीं बल्कि फूफी थी। ये इन 3 अफराद की कब्रें हैं जो मेरे अपने थे, जो मेरे सगे थे, जिनसे मेरा खून का रिश्ता था और जिनके सिवा मेरा कोई नहीं था। उनके बाद इस दुनिया में किसी को अपना समझा तो वो सिर्फ अब्दुल्ला और नबील थे, और जब अब्दुल्ला और नबील से दोस्ती हुई तो तब जरी कहीं भी नहीं थी। हमारी इस दोस्ती के दरमियान जरी का कोई वजूद नहीं था, वो बहुत बाद में आई थी। मेरे लिए वो सबसे अहम और सबसे पहले थे। हाँ, ये भी एक हकीकत है कि जरी को देखा, वो अच्छी लगी थी, पसंद आई थी, उससे मोहब्बत भी हुई थी, उसे चाहता भी था, मगर अभी उसे पाने का ख्याल भी दिल से नहीं गुजरा था कि मुझ पे एक इतराक हुआ कि नबील उसे मुझसे भी ज़्यादा चाहता है, मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उसे मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। और जब किसी एक इंसान को दूसरे इंसान की पसंद का इदराक होता है तो पहला इंसान कशमकश का शिकार हो जाता है कि वो क्या करे।
اپنی پسند کو حاصل کر لے یا دستبردار ہو جائے، کسی کے دل کو رون ڈالے یا اپنے دل کی سیج سجائے؟ ایک بات، صرف ایک بات تم خود سوچو علیزے، اور انصاف کرو۔ اگر تم بازار جاؤ اور تمہیں وہاں کوئی چیز پسند آ جائے اور تم اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہو، لیکن وہی چیز تمہاری بہن یا تمہارے کسی بھائی کو پسند آ جائے اور وہ بھی اسے چھوڑنا نہ چاہے، تو تم کیا کرو گی؟ وہ چیز خود لے لو گی یا اپنے بہن بھائی کے لیے چھوڑ دو گی؟ دلاور نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس سے انصاف چاہا، اور علیزہ اس کے سوال پہ چپ کی چپ رہ گئی۔ بولو، جواب دو علیزے، وہ چیز خود لے کر اپنے دل کی خوشی پوری کر لو گی یا اپنے بہن یا بھائی کی خوشی کے لیے چھوڑ دو گی؟ دلاور نے اسے اکسایا تھا اور خود کو دلاور کی جگہ رکھتے ہوئے علیزے کا دل کام کیا اور ہونٹوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی۔ چھوڑ دوں گی۔ جواب بہت مختصر سا تھا مگر اعتراف بہت بڑا۔ آخر انصاف جو کرنا تھا، اس چھوڑ دینے میں تمہاری بزدلی ہوگی یا تمہاری فراخ دلی ہوگی؟ انصاف کے اس ترازو پہ اس کے سوال مسلسل جاری تھے۔ فراخ دلی ہوگی۔ کیا تمہارے دل میں اس چیز کو دوبارہ پا لینے کی کوئی تمنا رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ علیزہ بھی اس انصاف کے معاملے میں انصاف سے ہی کام لے رہی تھی۔ تو پھر اب اس بات کا بھی انصاف کرو کہ میں زری کو اپنا سکتا تھا، جبکہ مجھے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نبیل اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نہیں۔ کیا کوئی عزت دار اور غیرت مند مرد یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کا دوست دل ہی دل میں چاہتا رہے اور وہ یہ بات جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے؟ دلاور نے علیزہ کے سامنے امتحان اور انصاف کا ہر سوال کھول کے رکھ دیا۔ نہیں۔ علیزہ کے ذہن اور عقل کے دروا ہوتے جا رہے تھے اور وہ دلاور کے احساسات کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ تو پھر میں زری کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے اس کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا؟ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس سے شادی میں کروں اور اسے چاہے نبیل؟ جب ہم اپنے کسی بہن بھائی کی پسند کی ہوئی چیز خود استعمال کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو پھر اپنے کسی بہن بھائی کی پسند کے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں بھلا؟ اور یہ صرف میری ہی بات نہیں ہے، بلکہ میری جگہ نبیل بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ اب یہی دیکھ لو، اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے مومنہ بی بی سے شادی کر کے زری کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے تاکہ اسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہونا پڑے۔ لیکن تم میری اس بات کو غلط مت سمجھنا، میں نے زری سے بھاگنے کے لیے یا اس سے دور رہنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی۔ میں نے صرف اپنی اماں کی خوشی کی خاطر تم سے شادی کی تھی، ورنہ دنیا میں خدا کی پاک ذات کے علاوہ ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو مجھے علیزہ افندی سے شادی کے لیے مجبور کر سکتی۔ میں مجبور ہوا تو صرف اپنی اماں کی وجہ سے، ورنہ شادی کرنا ہوتی تو میں کسی اور سے بھی کر سکتا تھا۔ تم سے شادی کرنا ضروری نہیں تھا، مگر جب قسمت میں یہی لکھا تھا تو پھر ضروری بھی ہو گیا، اور جب قسمت میں لکھا یہ ضروری کام ہو ہی گیا ہے تو اسے پورے دل سے اپنا بھی لیا ہے، بغیر کسی کھوٹ اور بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اب دل میں تمہارے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے علیزہ، کچھ بھی نہیں۔ دلاور نے اپنی دلی جذبات کا اور دلی کیفیات کا بہت ہی کھل کے اظہار کیا۔ اور زری؟ علیزہ نے اسے آخری بار ٹٹولنا چاہا۔ علیزہ، میں آج یہاں کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ زری کو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہیں انگلینڈ کی فضاؤں میں چند سال پیچھے، اتنا پیچھے کہ اب مڑ کے دیکھنا بھی چاہوں تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ میرے آس پاس کہیں بھی نہیں ہے، نہ دل میں، نہ دماغ میں اور نہ ہی سوچ میں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اسے چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، مگر اسے حاصل کیے بغیر اسے وہیں چھوڑ آیا، اسے وہیں بھول آیا، یہ سوچ کر کہ میں کسی اور سے محبت کروں گا اور کسی اور سے شادی کروں گا۔ وہ کسی اور تم ہوگی، یہ تو مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر یقین کرو تمہارے سوا اور تمہارے بعد نہ کوئی اور علیزہ ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زری۔ میں تمہارے معاملے میں بالکل کھرا ہوں، اس لیے مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، اور زری کے معاملے میں میری نیت اور میرا ضمیر بالکل صاف ہے، اسی لیے میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں۔ باقی اگر میں کسی معاملے میں قصوروار ہوں تو میں خدا کی عدالت میں حاضر ہوں، وہ مجھے جو بھی سزا دے مجھے قبول ہوگی۔ دلاور نے آج ایسی باتیں کہہ دی تھیں کہ علیزہ کے پاس جواباً کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اور وہ چپ کے چادر اوڑھ کے رہ گئی، جبکہ دلاور اس کی طرف سے رخ موڑ کر اپنی جیب سے رومال نکال کر سر پہ باندھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فاتحہ خوانے کے لیے بلند کر چکا تھا، اور علیزہ کی نظروں نے اسے پہلی بار بڑے دھیان سے یوں سر سے پاؤں تک دیکھا، اور پہلی بار اسے سامنے کھڑا اپنا ڈرائیور برا نہیں لگا۔ جیسے ہی اس نے تینوں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا، علیزہ بے ساختہ چونکی اور فوراً سنبھلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپرز میں سے پھول نکال کر قبروں پہ چڑھانے لگی، اور دونوں شاپر خالی کرنے کے بعد اس نے بھی تینوں قبروں پہ فاتحہ پڑھی اور پھر آہستگی سے سر جھکا کر دلاور کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ سارے پھول ان قبروں پہ چڑھا دیے۔ زری کی قبر پہ چڑھانے والے پھول کہاں گئے؟
दिलावर ने उसे खाली हाथ देकर पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बुके लेकर जरी से मिलने के लिए जाऊंगी, क्या मुझे लेकर जाओगे? अलीज़े ने ज़रा हल्के फुल्के मूड में बात करने की कोशिश की। हाँ ज़रूर लेकर जाऊंगा, बल्कि आज ही लेकर जाऊंगा। उसने फ़ौरन हामी भरी थी और अलीज़े उसके मान जाने पे बहुत खुश हुई। थैंक यू, वेलकम। वो भी धीमे से लहजे में कहता वापसी के लिए कदम बढ़ा चुका था और उसके साथ ही अलीज़े भी चल पड़ी। लेकिन अभी वो कब्रिस्तान से बाहर निकले भी नहीं थे कि उन्हें सामने से मुबारिक खान आता हुआ दिखाई दिया और अलीज़े मुबारिक खान को देखकर चौंकी। मुबारिक खान? अलीज़े ने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े बीबी। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? मुबारिक खान ने अलीज़े को सलाम करने के बाद दिलावर की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे हाल चाल भी पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों? बहुत देर से आपके नंबर पे कॉल करो, मगर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, तब मुझे गुलाब खान के नंबर पे कॉल करना पड़ी। इससे पता चला कि आप अलीज़े बीबी के साथ कब्रिस्तान आए हुए हैं और इस वक्त खाली हाथ हैं, सो मुझे मजबूरन आपके पीछे आना पड़ा। मुबारिक खान क्या कह रहा था अलीज़े के कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। वो तो बस माऊफ होते दिमाग के साथ उन दोनों का इतना दोस्ताना अंदाज देख रही थी और उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मगर क्यों? क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। मलिक असदुल्ला और मलिक नवाज़ के बंदे मुसलसल आपकी ताक में हैं। वो किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकते हैं और यह हमला आपके लिए ख़तरनाक और नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि उनके अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं हैं। मुबारिक खान ने उसके लिए मुतफक्किर हो रहा था और अलीज़े पागल हो जाने को थी। उसे गश आ रहे थे। तुम्हें कैसे पता? वो यकीन करना चाहता था। साहब, आपका बंदा हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपके अच्छे बुरे की खबर नहीं रखूँगा तो और क्या करूँगा? आपकी फ़िक्र करना, आपका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है और ये मेरे फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा। आप बस यहाँ से निकलने की कोशिश करें। SP कामरान मेहदी भी बहुत परेशान है आपके लिए। मुबारिक खान वाकई उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था और अलीज़े ये जानकर शशदर सी रह गई कि उसके डैड का और बड़ी हवेली का बहुत ही ख़ास और बहुत ही बाएतमाद मुलाजिम मुबारिक खान कोई और नहीं बल्कि दिलावर शाह का ख़ास आदमी था, जिसने हमेशा दिलावर शाह के लिए ही काम किया, यहाँ तक कि बड़ी हवेली में भी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि हालात ठीक नहीं है, मैं हर तरफ खतरे की बू महसूस कर रहा हूँ। आप बस अलीज़े बीबी को लेकर यहाँ से जल्दी निकले, वरना कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मुबारिक खान की पेशन कोई कभी गलत नहीं हो सकती थी, इसलिए दिलावर भी अलीज़े के ख्याल से एकदम अलर्ट हो गया और सर पे बंधा रुमाल उतार कर जेब में रखते हुए अलीज़े का हाथ काफ़ी मजबूती से पकड़ लिया। चलो अलीज़े, जल्दी निकलो यहाँ से। उसने अलीज़े को अपने साथ खींचा। मगर ये मुबारिक खान, ये सब क्या है? ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो। दिलावर को अपने बजाय अलीज़े की फिक्र थी, इसलिए अलीज़े को बाजू के घेरे में लेते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और उनके पीछे अपना असला चादर के नीचे छुपाए मुबारिक खान भी बाहर आ गया। दिलावर को तेज़ तेज़ कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर बड़े से दरख्त के पीछे छुपे एक आदमी ने यकदम फायरिंग कर डाली और फायरिंग की इतनी होलनाक आवाज़ से दहशत ज़दा सी अलीज़े बेसाख्ता दिलावर से लिपट गई और उसके लिपटने की वजह से जो गोली दिलावर के सीने में आकर प्योस्त हुई थी वो अलीज़े के कंधे में जा घुसी और अलीज़े की चीखों से पूरी फिज़ा गूंज उठी थी और दूसरी गोली अलीज़े के बाजू को छेद के रख गई। ड्राइवर, अलीज़े उसके बाजुओं में लहराई। अलीज़े दिलावर की उस रफ्तार पे आंखें फट गई थी और वो उसे खून में लथपथ देखकर पागल हो उठा और अलीज़े को दीवानों की तरह अपनी बाहों में झंझोड़ने लगा। अलीज़े, अलीज़े, वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था, मगर अलीज़े हर चीज़ से गाफिल हो चुकी थी और दूसरी तरफ मुबारिक खान ने मलिक नवाज़ के बंदों को गोलियों से छलनी कर डाला था। लेकिन दिलावर को अलीज़े के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो थी और उसका बहता हुआ खून नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें और उसका चेहरा लहू रंग हो गए थे और वो बफड़ने लगा। मुबारिक खान, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। दिलावर ने बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अलीज़े उसके बाजू में झूल रही थी, इसीलिए वो मुबारिक खान पे दौड़ा और मुबारिक खान ने उसी दहशत ज़दा और अफरा तफरी के माहौल में इंतहाई तेज़ी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लपक झपक आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। साहब जल्दी करें। मुबारिक खान ने पलटकर ज़ोर से उसे आवाज़ दी और दिलावर गाड़ी का दरवाज़ा खुला देकर अलीज़े को अपनी बाहों में उठाकर तेज़ी से गाड़ी की सिम टपका और उसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाकर खुद इंतहाई उजलत से दरवाज़ा बंद करते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। मुबारिक खान, तुम यहाँ अकेले? साहब, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं निमट लूँगा इन लोगों से। आप अलीज़े बीबी को अस्पताल लेकर जाए कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, प्लीज़ जल्दी जाएँ आप। मुबारिक खान उसे तसल्ली देते हुए उसकी गाड़ी का दरवाज़ा हाथ से बचाते हुए पीछे हट गया और दिलावर उसकी तसल्ली पे सर हिलाकर गाड़ी बढ़ा ले गया। फिर पीछे क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं थी और उसे खबर थी तो सिर्फ अलीज़े की। अलीज़े, उसने
पलट कर पीछे देखते हुए उससे पुकारा, मगर वो होशो खर्च से बेगाना पड़ी थी और उसके जिस्म से खून मुसलसल बह रहा था। उसके जिस्म से बहते खून को देखकर दिलावर को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके अपने जिस्म से खून बह रहा हो और उसके वजूद की रगें लम्हा बलम्हा खाली होती जा रही थी। इस ख्याल से उसने गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी और अपनी इस बदहवासी और अफरा तफरी के आलम में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो लीज़े को किस अस्पताल ले जा रहा है, क्योंकि उसके हवासी ठिकाने पे नहीं थे। वो अस्पताल के अहाते के अंदर गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए तेज़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बैक डोर खोलते ही बेताबी से लीज़े की नब्ज़ टटोली। नब्ज़ रवां थी मगर बहुत ही मध्यम रफ्तार से, और उसकी डूबती नब्ज़ के एहसास ने दिलावर को और भी पागल कर डाला। वो उसे बाहों में उठाकर अंधाधुंध अस्पताल के अंदर की तरफ भागा और सामने से आता अब्दुल्ला हैरान रह गया, मगर दिलावर के बाजों में खून से लथपथ अलीज़े को देखकर उसकी हैरानी परेशानी में तब्दील होगी। वो लपक के दिलावर की तरफ बढ़ा। दिलावरी, ये क्या हुआ अलीज़े भाभी को? मगर दिलावर के पास एक सेकंड ठहरने का भी वक्त नहीं था और ना ही जवाब देने के लिए जहन हाजिर था। वो वहाँ रुके बगैर और कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ता चला कि उसके पीछे पीछे अब्दुल्ला भी, इतने में अस्पताल का स्टाफ भी जमा हो गया। फिर देखते ही देखते अलीज़े को स्ट्रेचर पर डाला गया और फ़ौरन ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और दिलावर वहीं का वहीं बाहर ही रह गया। दिलावरे, बताओ ना क्या हुआ अलीज़े भाभी को? इनकी हालत कैसे हुई? अब्दुल्ला के दिल को ना चाहते क्यों एक अजीब सी तकलीफ का एहसास हो रहा था। उसका दिल अलीज़े का खून देखकर खुद ब खुद ही उसकी सिमत खींच रहा था और वो बार बार दिलावर से इस्तफसार कर रहा था, जबकि दिलावर सर झुकाए चुपचाप खड़ा था, जवाब ही नहीं दे रहा था। दिलावरे, तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ अलीज़े भाभी को? किसने ये? क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ? आखिर क्या सुनना चाहते हो? ये कि अलीज़े की हालत तुम्हारे भाई मलिक असदुल्ला की कमीनगी का नतीजा है। वो जिम्मेदार है, उसने करवाया सब कुछ। उसने मुझ पे कातलाना हमला करवाया, मगर निशाना वो बन गई, उसकी गोली का शिकार हो गई है। वो मार डाला है उसने, अलीज़े को जान ले ली है उसकी। दिलावर उसके पूछने पे यकदम फट पड़ा था और अब्दुल्ला के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। वो दम बखुद सा रह गया था। उसके कानों में साइंस सी होने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, मगर अब्दुल्ला मेरी बात एक याद रखना कि अगर अलीज़े को कुछ हुआ तो मैं इसे अलीज़े की कसम खा के कहता हूँ कि मैं मलिक हक नवाज़ और मलिक असदुल्ला को बीच चौराहे में बांधकर गोलियों से छन्नी ना करूँ तो समझ लेना कि मैं बाबर शाह का बेटा ही नहीं। दिलावर की आंखों में गज़बनाकी के लाल डोरे तैर रहे थे और उसने वो कसम खा ली थी, जिसको सुनकर अब्दुल्ला भी सर से पाँव तक काम किया, क्योंकि उसे दिलावर के मिजाज का बखूबी पता था। वो अपने गैज़ो गज़ब और अपने इंतकाम में कुछ भी कर सकता था, चाहे उसके बाद उसे फांसी क्यों न चढ़ना पड़ जाता। दिलावर साहब, आप ठीक तो हैं ना? एसपी कामरान मेहदी फुल यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत ही मुतफक्किर से अंदाज में कहते हुए दिलावर के करीब आ रुका। मैं कितना ठीक हूँ आप मेरे हुलिये से देख सकते हैं। जी हाँ, मुझे इतना मिल चुकी है। आपकी वाइफ के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हो। आप कहाँ हैं? वो ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं? एसपी कामरान मेहदी को खासी तशवीश हो रही थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि दिलावर पहले भी एक अजीम दुख उठा चुका है। अब एक और दुख सहने की यकीनन उसमें भी हिम्मत नहीं होगी। आप दुआ करें कि ज़्यादा खतरे की बात ना ही हो तो बेहतर है, वरना किसी के भी हक़ में अच्छा नहीं होगा। दिलावर के ज़हन में बार बार मलिक हक नवाज़ और मलिक असदुल्ला ही गर्दिश कर रहे थे। वो उन्हीं के मुताबिक सोच रहा था। सॉरी सर, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये एक पुलिस केस है, आप पहले अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। एक कंपाउंडर ने आकर दिलावर को इत्तला दी और दिलावर के पहले से घूमे हुए दिमाग से शरारे निकलने लगे। उसने कंपाउंडर को यकदम गिरबान से दबोच लिया। क्या कहा? डॉक्टर ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया? वो दांत पीसते हुए गराया। प्लीज़ दिलावरी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है? आखिर बस करो, संभालो अपने आप को। अब्दुल्ला ने झुंझलाते हुए दिलावर के हाथ से उसका पाउडर का गिरबान छुड़ा के दिलावर को अपनी सिम खींच लिया। प्लीज़ एसपी साहब, आप डॉक्टर से बात करें, उनसे कहें कि ऑपरेशन जल्दी शुरू करें। भाभी की हालत बहुत ख़राब है, इस तरह लेट करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब्दुल्ला ने दिलावर को संभालते हुए एसपी कामरान मेहदी से रिक्वेस्ट की। ओके, मैं बात कर लेता हूँ, आप इनका ख्याल रखें प्लीज़। इसी मुसीबत और नुकसान के डर से ही तो मैं बार बार इनके मोबाइल पे कॉल कर रहा था, मगर इन्होंने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की, क्योंकि मुझे मलिक हक नवाज़ और मलिक असदुल्ला के अज़ाइम की खबर हो चुकी थी। एसपी कामरान अफसोस का इज़हार करता वहाँ से हट के ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ गया और फिर अगले 10 मिनट में अलीज़े का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। बैठ जाओ, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। अब्दुल्ला ने उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। अब्दुल्ला, अलीज़े को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। या मैं खुद को मार डालूंगा या बाकी सबको मौत के घाट उतार दूंगा, बस अलीज़े को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी और मलिक हक नवाज़ की इस जंग की सज़ा अलीज़े को नहीं मिलनी चाहिए। वो बेकसूर है, उसे मैंने सज़ा नहीं दी तो कोई कैसे दे सकता है? आखिर कैसे? मेरी ज़िंदगी है वो, उसी की वजह से तो जी रहा हूँ मैं, वरना इस दुनिया में रखा ही क्या है? सब बेकार है, सब फजूल है, सिर्फ वो है और उसकी वजह से मैं हूँ।
علیزے کی موت کے خیال نے دلاور کو حقیقتاً جیسے پاگل کر ڈالا تھا۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا، لیکن کیا کیا بول رہا تھا اسے خود احساس ہی نہیں تھا۔ مگر عبداللہ کو اس کے بولنے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے علیزے سے کتنی محبت ہے اور اس کی اس محبت میں کتنی شدت ہے، کیونکہ اس کی شدت اور اس کی محبت تو اس کے الفاظ سے ہی ظاہر ہو رہی تھی، بلکہ اس محبت اور شدت میں تو اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا، جس کو سوچ کر اور محسوس کر کے عبداللہ نے بے ساختہ ایک گہری سانس کھینچی اور دوبارہ سے اسے تسلی دینے میں لگ گیا، کیونکہ اس وقت دلاور کو تسلی اور سہارے کی ہی ضرورت تھی۔